आज का चैप्टर है हमारा MOM मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। और इस केस में हम क्या करेंगे, किस तरीके से हमें मेडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट को फोकस करना होता है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैसे आप फार्मेसी, वार्ड और हॉस्पिटल के अदर एरियाज में फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन आज का। सो ओवरऑल जो फोकस है इस चैप्टर का, वो किस चीज़ पे मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फोकस है सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड मेडिकेशन प्रोसेस पे। सेकंड पॉइंट है ओवरसाइट ऑफ द मेडिकेशन स्टॉक आउट ऑफ द फार्मेसी। देन थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। फोर्थ हाई रिस्क मेडिसिन। फिफ्थ प्रिवेंशन ऑफ एरर। सिक्स मैनेजमेंट ऑफ इम्प्लांट एंड डिवाइसेस एंड कंज्यूमेबल। अब यहाँ पे जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला फोकस है इस चीज में आपका अवेलेबिलिटी को लेके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और फोकस तरीके से आपको इंटेंट ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में जो NABH कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड मेडिकेशन प्रोसेस। हर हॉस्पिटल को अपना एक प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए सेफ मेडिकेशन को लेके। अब वो कैसे होगा वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में फोकस किया गया द अवेलेबिलिटी, सेफ स्टोरेज, प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज गवर्न बाय द रिटन गाइडेंस। यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं, ये इसमें कई सारे एक्ट आते हैं जो कि आगे मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन थर्ड पॉइंट में फोकस है द फार्मेसी शुड हैव ओवरसाइट ऑफ ऑल मेडिकेशन स्टॉक आउट ऑफ फार्मेसी। कैसे कैसे हमें मैनेज करना होता है और हमें फ्यूचर में कैसे ध्यान रखना होता है कि स्टॉक आउट ना हो, किसी भी दवाई की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, कभी भी उनका अनअवेलेबिलिटी ना हो, स्टॉक आउट ना हो किसी भी तरीके से। देन नेक्स्ट पॉइंट में द फार्मेसी शुड एंश्योर करेक्ट स्टोरेज as regard to temperature, light, high-risk medicine, including look-alike and sound-alike, etc. Even expiry date and maintenance of documentation. अब यहाँ पे फोकस किया गया है कि कैसे हम अपनी स्टोरेज को सही तरीके से करेंगे, कैसे हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, कैसे हम लाइट सेगमेंट को देखेंगे, हाई रिस्क मेडिसिन की स्टोरेज कैसे होगी, लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिसिन कैसे फोकस होगी, एक्सपायरी डेट को लेके और अदर डॉक्यूमेंटेशन की मेंटेनेंस को लेके हमें ध्यान देना होगा। अब बढ़ते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कितने हैं इस चैप्टर में। 11 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल, और 11 स्टैंडर्ड को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आप इस चीज में एक सबसे पहले स्टैंडर्ड पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है वो ना केवल फार्मेसी के लिए है और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी है। तो इसमें ढेर सारी चीजें मैंने फोकस की हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हैं, और मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि आपको फॉर्म एंड फॉर्मेट्स भी दिखा सकूं, चाहे वो ऑडिट का फॉर्म एंड फॉर्मेट हो, चाहे वो किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्टिंग का फॉर्म एंड फॉर्मेट हो, या पर्टिकुलर किसी मेडिसिन की लिस्ट हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने कवर की हैं। आप बिल्कुल सिंसियरली अपने सेशन में बने रहें और कॉपी पेन और डायरी के साथ में बने रहें, नोट करते रहें। कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो चीज़ों को आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं सेशन के एंड में। मैं पूरा टाइम दूँगा आपको किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 1 के साथ में, MOM 1, जो कहता है फार्मेसी सर्विसेज एंड यूजेज ऑफ मेडिकेशन इज डन सेफली। सो सबसे पहला स्टैंडर्ड कहता है कि हमें फार्मेसी सर्विसेज और वो सारी दवाइयाँ जो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल हैं, उनका सेफली यूज़ करना चाहिए और उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, वो ये कहता है, पॉइंट नंबर ए कहता है कि फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन यूजेस आर इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद रिटन गाइडेंस। अब इस पॉइंट के हिसाब से हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक मैनुअल बनाना होगा। उस मैनुअल में हम क्लियरली अपने रिटन गाइडेंस देंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, इसके यूजेस से रिलेटेड और इसकी सर्विसेज से रिलेटेड। सो क्या करेंगे, हम फार्मेसी का एक मैनुअल बनाएंगे या फिर एक SOP प्रॉपर बनाएंगे। देन पॉइंट नंबर बी,
पॉइंट नंबर बी में हम जो फोकस है वो है अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी गाइड द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन यूजेस। अब यहाँ पे फोकस किया गया है कि हमें एक कमेटी का बनाना होगा, कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करने होंगे, ठीक है? एक फोरम डेवलप करना होगा, उस फोरम में हम क्या करेंगे, हम डिस्कशंस करेंगे अपने एमओएम के सारे स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इनके फर्दर जो भी हमारे करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन हम लेंगे फ्यूचर में उसके बारे में, और किसी भी तरह की ट्रेनिंग के डिस्कशन के बारे में या उसके डिसीजन के बारे में। पॉइंट नंबर सी में कहा गया है देयर इज अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू फैसिलिटेट द मल्टीडिसिप्लिनरी कमिटी टू मॉनिटर लिटरेचर रिव्यू and best practices information on medication management and use the information to update medication management processes। अब यहाँ पे बात की गई है कि कमेटी क्या करेगी, कमेटी फैसिलिटेट करेगी किस चीज पे और मॉनिटर करेगी सारे लिटरेचर रिव्यूज पे जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें रिकमेंड किए गए हैं एनएबीएच के द्वारा। एनएबीएच ने इस बार एनएबीएच फिफ्थ एडिशन में हर चैप्टर के एंड में ढेर सारे रेफरेंसेस दिए हैं, उन रेफरेंसेस को आप फॉलो कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी ना किसी गाइडलाइन को लेके। फॉर एग्जांपल चाहे वो इमरजेंसी मेडिसिन की बात हो, चाहे वो लोकल लाइक साउंड लाइक मेडिसिन की बात हो, चाहे वो हाई रिस्क मेडिसिन की बात हो, चाहे वो शेड्यूल H1 मेडिसिन की बात हो या फिर नार्कोटिक मेडिसिन की बात हो। साथ ही साथ सेफ प्रिस्क्रिप्शन और रेशनल प्रिस्क्रिप्शन को लेके भी स्पेसिफिकली गाइडलाइन और रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे कमेटी का रोल आ जाता है, कमेटी क्या करेगी, सारे रेफरेंसेस को रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि कैसे हमें अपने एनएबीएच स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना है अपने हॉस्पिटल में। So MOM 1C के according there is a mechanism in place to facilitate the multidisciplinary committee to monitor literature review and best practices, information on medication management and use the information to update medication management processes। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें किस तरीके से चीजों को फोकस किया जाएगा और किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मुलरी रिव्यू पे हमारा फोकस होगा। सप्लायर्स जिनका सिलेक्शन होना है, जिनको हमें कभी इवेल्युएट करना है तो उस पे, देन इन्वेंटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर, मेडिसिन के स्टोरेज के ऊपर, मेडिसिन के डिस्पेंसिंग के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और मेडिकेशन एरर के ऊपर। मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर क्लिनिकल डिपार्टमेंट। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट से एटलीस्ट एक कंसल्टेंट का होना इस कमेटी में आवश्यक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन से, देन फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट अगर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो। यदि आपके हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको किसी फार्माकोलॉजिस्ट को ही ऐड करना है, आपके यहाँ फार्मासिस्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आपका जो चेयरपर्सन होंगे वो कोशिश करें कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट से हो। यदि वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट से होंगे तो वो बेहतर सजेशंस और डॉक्टर्स का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से कोई चेयरपर्सन बनता है तो कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं, जो मैंने खुद फेस किया है पर्सनली, कि बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे सजेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर उनके बीच में से किसी कंसल्टेंट को हम अपना चेयरपर्सन बनाते हैं तो वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है बाकी कंसल्टेंट्स को हमें कन्विंस करना। पॉइंट नंबर डी में क्लियरली बोला गया है देयर इज अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन मेडिकेशन व्हेन द फार्मेसी इज क्लोज। हमें एक सेपरेट एसओपी बनानी होती है और हम उस एसओपी को अपने मैनुअल में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। उस एसओपी का उद्देश्य है कि हमें एक प्रोटोकॉल लिखना होता है कि अगर किसी सिचुएशन में, वो चाहे डिजास्टर का केस हो या किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, अगर हमारी फार्मेसी क्लोज होती है तो हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और कैसे हमको अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, point number E, the organization has a mechanism to inform relevant staff of key changes in pharmacy services and medication uses to ensure uninterrupted and safe care। यहाँ पे बात की गई है कि हम जब भी कभी कोई बदलाव करेंगे अपनी फार्मेसी सर्विसेज से रिलेटेड या मेडिकेशन के यूजेस से रिलेटेड, तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमें कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना ही है। एटलीस्ट जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं उनको तो 100% करना है, साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी 100% में इंश्योर करना है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन चेंजेस की हमें उन्हें देनी है इन्फॉर्म करके। और हमें ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी तरीके से
फार्मेसी की सर्विसेज इंटरप्ट ना हो। अब उसके लिए हमने पॉइंट इसमें डाला है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रोसेस टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग स्टॉक आउट टू रेलिवेंट स्टाफ, डॉक्टर नर्सेज। अब यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है कि अगर हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है तो वो कौन-कौन से चेंजेस होंगे। सबसे पहले, अगर किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन की शॉर्टेज होती है, तो शॉर्टेज को लेके या स्टॉक आउट को लेके हमें जो रेलेवेंट डॉक्टर्स हैं हमारे या जो नर्सिंग स्टाफ हैं, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि पर्टिकुलर दवाई की अवेलेबिलिटी नहीं है और लगभग इतना समय लग जाएगा इस दवाई के अवेलेबल होने में। सो मीनवाइल आप अल्टरनेट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको पता होगा तो वो उस चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन या डिमांड करेंगे ही नहीं। Second point, the relevant staff should be communicated related to recall of drug within 24 hours and serious adverse event associated with medication uses। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी कभी किसी मेडिसिन को रिकॉल करते हैं, तो हमें 24 घंटे के अंदर सारे कंसल्टेंट्स को, सारे नर्सिंग स्टाफ को और अदर डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है कि पर्टिकुलर दवाई का रिकॉल किया जा रहा है और उसको इकट्ठा किया जा रहा है और इस पर्टिकुलर केस में आपको वो दवाई का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब ये रिकॉल होता क्या है? रिकॉल एक प्रोसेस है जब कभी आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के बैच नंबर और लॉट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई कमी आई है या उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है मरीजों को और वो इंसिडेंट आपको रिपोर्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो सारी मेडिसिन्स आपके आईपीडी वार्ड से या जहाँ-जहाँ पे भी आपने इश्यू करी हैं, तो आप कोशिश करेंगे, इवन पेशेंट को अगर आपने सेल आउट भी कर दिए हैं, तो उनको कॉल करके आप इन्फॉर्म करेंगे कि हम इस मेडिसिन को वापस मँगा रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप चेंज करके दूसरी मेडिसिन ले लें। और हम उन सारी मेडिसिन को रिकॉल करेंगे और पूरे बैच को, पूरे लॉट को अपने स्टॉकिस्ट को वापस भेजेंगे। इवन इसके इन्फॉर्मेशन अगर हो सकेगी तो हम कंपनी को ईमेल भी करेंगे, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट पॉइंट, द फार्मेसी इंचार्ज और डेजिग्नेटेड स्टाफ शैल बी रिस्पांसिबल फॉर कम्युनिकेशन एंड इट शैल बी डॉक्यूमेंटेड। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसीजर के लिए कौन डेजिग्नेट होगा? फार्मेसी इंचार्ज। और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सारे के सारे डॉक्टर और नर्सेस को इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होनी ही चाहिए और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन होना चाहिए। वो रिकॉर्ड रजिस्टर के थ्रू हो सकता है या किसी भी तरीके के इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड नंबर 2 स्टार्ट होता है और ये स्टैंडर्ड जो है कंप्लीटली फोकस्ड है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के ऊपर। जैसा कि यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, द हॉस्पिटल डेवलप एंड अपडेट एंड इम्प्लीमेंट अ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एनएबीएच हमें इस चीज़ का सजेशन देता है कि हमें हॉस्पिटल की एक प्रॉपर फॉर्मूलरी बनानी चाहिए। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि फॉर्मूलरी क्या होता है, वो उन्हें मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक प्रॉपर एक बुक होती है। इस बुक में हम अपनी फार्मेसीज में अवेलेबल सारी दवाइयों के हर एक आइटम की यहाँ पे नाम देते हैं, उसकी कैटेगरी देते हैं और वो किस फॉर्म में अवेलेबल है। वो कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है? या किसी तरीके के पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। हम पूरी एक लिस्ट देते हैं जो कि अवेलेबल कराते हैं कहाँ-कहाँ? सारे कंसल्टेंट के पास। जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ वर्किंग में हैं, उन सबको हम एक कॉपी देते हैं, जिससे कि उसकी हेल्प से वो अपने प्रिस्क्रिप्शन को एंश्योर कर सकें और हमारे पास जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उन्हीं का प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया जा सके। जैसे कि अगर हम कोई ऐसी दवाई का नाम लिख देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और हमें भी अवेलेबिलिटी कराने में ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें अवेलेबल क्या कराना है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर ए में क्या कहा गया है? अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट एंड एज पर द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्लिनिकल सर्विसेज इज डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली बाय मल्टीडिसिप्लिनरी कमिटी। अब यहाँ पे फोकसफुली कहा गया है कि आप जो अपनी ड्रग फॉर्मूलरी बनाएंगे, वो किस आधार पे होगी? जो डिपार्टमेंट आपके यहाँ अवेलेबल हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी ड्रग फॉर्मूलरी बनेगी और इस ड्रग फॉर्मूलरी को मेनली फाइनलाइज कौन करेगा? हमारी एमओएम कमेटी जो होगी, जो हमारी ड्रग कंट्रोल कमेटी होगी, वो इसको रिव्यू करेगी और फाइनलाइज करेगी।
कुछ इस तरीके का सैंपल है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें उस ड्रग फॉर्मूलेरी में ये रखना होता है सीरियल नंबर, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, थेरेपेटिक एक्शन, अवेलेबल डोज एंड अवेलेबल फॉर्म। इन कैटेगरीज में हमें अपनी एक लिस्ट बनानी होती है और उस लिस्ट को हमें प्रॉपर एक बुकलेट के फॉर्म में, जिसका अप्रूवल हमें ड्रग कंट्रोल कमेटी से मिल चुका हो, उसकी पूरी एक कॉपी हमें हर एक डॉक्टर को अवेलेबल करानी चाहिए फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। अब यहाँ पे जो फोकस है MOM2 स्टैंडर्ड, जिसमें कि फोकस है इस बात का कि द लिस्ट इज रिव्यूड एंड अपडेटेड कोलैबोरेटिवली बाय मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी एटलीस्ट एनुअली। जो हमारी ड्रग फॉर्मुलरी होगी उसका रिकमेंडेशन है कि साल में एक बार एटलीस्ट उसको अपडेट किया जाए और फाइनली उसको रिव्यू किया जाए। ऑब्जेक्टिव नंबर सी में जो कहा गया था, करंट फॉर्मुलरी इज अवेलेबल फॉर क्लिनिशियंस टू रेफर टू, ये जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें सारे कंसल्टेंट्स को इसकी एक कॉपी अवेलेबल करानी होती है। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में बोला गया है द क्लिनिशियंस अडहेयर टू करंट फॉर्मुलरी। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उन सभी को हमारी हॉस्पिटल की अप्रूव्ड ड्रग फॉर्मुलरी का यूज करना चाहिए और उसमें जो लिखी हुई दवाइयाँ हैं या जो आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं उनके हिसाब से ही हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन और अपनी रिक्वायरमेंट देनी चाहिए। जैसा कि नीचे ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन में मैंने लिखा है, एंश्योर दैट द प्रिस्क्रिप्शन आर एज पर द फॉर्मुलरी एंड मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दोज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और हमें इस चीज को देखना होगा कि किस तरीके से हम इस बात पे फोकस कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करना चाहूंगा, एक्चुअली एक कॉल आ रहा है। सौरभ बाहर निकल के सर को बोलते सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सर आपको 1-1.5 घंटे में अंदर कॉल बैक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर ई, ऑब्जेक्टिव नंबर ई में जो फोकस है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में MM2 के, वो ये फोकस है कि द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर टू प्रोसीजर फॉर द एक्विजिशन ऑफ फॉर्मुलरी मेडिकेशन। यहाँ पे फोकस है कि किस तरीके से आप मेडिसिन को उसमें ऐड करेंगे और कैसे एक्विजिशन होगा उसका फॉर्मुलरी में मेडिसिन का। इस चीज को लेके प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको मैंने नीचे मेंशन भी किया है। A process address the issue of vendor selection to receipt of goods and define stock out due to non-availability, supplier delays and delay in raising the invoices। यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से अगर हमें कोई नई मेडिसिन अगर ऐड करनी है अपनी ड्रग फॉर्मुलरी में तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमें एक वेंडर का सिलेक्शन करना होगा। वेंडर का सिलेक्शन के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है कि वो उन डॉक्यूमेंटेशन को लेके उन प्रोटोकॉल्स को लेके फॉलो किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आज कोई वेंडर आ गया, कल कोई वेंडर आ गया तो हम उसे एंटर कर लेंगे और उससे फिर माल की सप्लाई लेना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर वेंडर का सिलेक्शन होगा, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही उसका सिलेक्शन होगा। जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हमें रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो भी माल वो सप्लाई कर रहा है उसके बिल मेंटेन करने होंगे। हमें स्टॉक आउट को लेके अगर कोई नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है या हमें किसी भी तरीके के सप्लायर की तरफ से कोई डिले है या डिले हो रहा है उनकी इनवाइसेस को रेज होने में, तो वो सारे इश्यूज इसमें डिस्कस होंगे और कमेटीज फर्दर इस पे अपना डिसीजन देगी। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ में क्लियरली बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर्स टू प्रोसीजर टू ऑब्टेन मेडिकेशन नॉट लिस्टेड इन द फॉर्मुलरी। हमें इसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंशन करना होता है कि इन केस अगर कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आपकी फार्मेसी में आता है जिसका कोई भी जिक्र आपकी फॉर्मुलरी में है ही नहीं, आपकी लिस्ट में वो नाम ही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा और उस केस में हमें पेशेंट को क्या एंटरटेन करना है या नहीं करना है। तो डेफिनेटली हमें उस केस में पेशेंट को एंटरटेन करना है। हमें उस केस में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देनी है और इस केस में हमने क्या करना है, हमने करना है लोकल परचेज। मैंने नीचे क्लियरली मेंशन किया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रोसेस एडिशन ऑफ ड्रग्स व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन फॉर्मुलरी। हम उसमें लोकल परचेज करेंगे इमीडिएटली किसी और शॉप से या किसी और वेंडर से। हम और उस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कराएंगे और उस अवेलेबिलिटी को हम एज सून एज पॉसिबल इंश्योर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर मेरे पास पेशेंट आया ओपीडी का और अगर वो दवाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है
तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उसे बोलूँगा सर अभी तो अवेलेबल नहीं है, आप शाम को आ जाना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट आधे से 1 घंटे के अंदर और मैक्सिमम 60 टू 120 मिनट्स के अंदर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम वो दवाई उसे अवेलेबल करा दें। और ये ध्यान रखें, डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि सर ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर हमें रिक्विजिशन बता दें कि कौन-सी दवाई हमें अवेलेबल करानी है, और अगर उसका कमिटी से हमें अप्रूवल मिल जाएगा, तो हम प्रॉपर वेंडर का सिलेक्शन करके उस दवाई की अवेलेबिलिटी कराएँगे। अब यहाँ पे जो आइटम मेरे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मुझे उसे मँगाने का प्रोसीजर क्या है? उसका एक प्रॉपर फॉर्म है न्यू ड्रग के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उसका नाम है, दवाई का नाम है, व्यक्ति का नाम है जो कि हमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमें चेयरमैन फार्मेसी कमिटी को लिखना होता है, आइटम का नाम, ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर नेम, क्वांटिटी, ठीक है? जस्टिफिकेशन ऑफ इंक्लूजन, आप ये आइटम क्यों ऐड कराना चाहते हैं अपनी फॉर्मूलरी में, और फाइनली हमें उसे सिग्नेचर करके सबमिट करना होता है। अगर लास्ट में अगर हमें चेयरमैन का अप्रूवल मिल जाता है, तो हम उस दवाई की अवेलेबिलिटी भी फुल टाइम करा देते हैं। बट मीनव्हाइल हम पेशेंट को परेशानी ना हो, इसीलिए हम उसे लोकल परचेज़ करके आइटम की अवेलेबिलिटी कराते हैं। MOM 3 मेडिकेशन आर स्टोर्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है इस स्टैंडर्ड में कि हमें उसकी स्टोरेज को लेके और उसकी अवेलेबिलिटी को लेके हमें हमेशा बहुत फोकस करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 जो कि कोर कैटेगरी में आता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ऑल ड्रग आर स्टोर्ड एज पर मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि आपको हमेशा जब भी आप स्टोरेज करेंगे, तो आपको मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करना होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, वो मैं आपको क्लियर से एक्सप्लेन करता हूँ। In the absence of manufacturer's instruction, the organization shall develop and implement a storage requirement. जो भी मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं पर्टिकुलर मेडिसिन की पैकेजिंग के ऊपर, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टोरेज को इंश्योर करना चाहिए और हमें अपना एरिया डिसाइड करना चाहिए, वो पर्टिकुलर दवाई हमें कैसे रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी मेडिसिन की स्टोरेज करनी है रेफ्रिजरेटर के अंदर, हमें उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना है या प्रॉपर जनरल रूम में रखना है, तो हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, वो सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में यही क्लियरली बोला गया, हाई रिस्क मेडिसिन कैन बी स्टोर्ड इन द एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज क्लिनिकली नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत हो, सिर्फ वहीं पे हाई रिस्क मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जनरल एरियाज़ में भी सब जगह अवेलेबल हो। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में फोकस है, एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, वेंटिलेशन, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पेस्ट एंड रोडेंट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें हमेशा जब भी हम स्टोरेज को लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस कैसे होगी, ह्यूमिडिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, सनलाइट आ तो नहीं रही है, वेंटिलेशन का स्टेटस क्या है, और हमें पेस्ट कंट्रोल के लिए फोकस करना चाहिए। फार्मेसी में एक प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने किसी एजेंसी के साथ में टाई अप किया है, तो जब-जब वो आपके हॉस्पिटल में आएँगे पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो आप उनकी विज़िट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वो किसके द्वारा की जा रही है, कितने समय पे की गई है और अगली बार कब होगी, ये सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होता है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो के द्वारा आपको क्लियरली दिखाया है कि कैसे-कैसे हम चीज़ों को लेके फ़ोकस करते हैं। अब एमओएम 3 में पॉइंट नंबर बी में कहा गया है कि साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेस गाइड स्टोरेज ऑफ मेडिकेशंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या फ़ोकस किया गया है? ये फ़ोकस यहाँ पे ये है कि साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेज़ आपकी होनी चाहिए। अब ये साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेज़ होती क्या हैं? साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेज़ में कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेंटरी कंट्रोल टू हैव अ वेल डिफाइंड पैरामीटर फॉर ईच आइटम। फर्स्ट, मिनिमम स्टॉक, सेकंड, सेफ्टी स्टॉक, थर्ड, लीड टाइम एंड लीड टाइम कंजम्पशन एंड फोर्थ, रीऑर्डर लेवल। अब यहाँ पे मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम स्टॉक। यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि हमें अपनी फार्मेसी का मिनिमम स्टॉक की क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि एट लीस्ट हमें कितना-कितना स्टॉक अपनी फार्मेसी में रखना है।
देन सेकेंड पॉइंट में आता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक आप एक तरीके से आप कह सकते हैं हमें एक क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के तौर पे, तो हमारा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो डिसाइडेड होगा सेफ्टी स्टॉक के नाम पे, जो हमेशा किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम यूज़ कर पाएँगे या किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति जिसमें कि स्टॉक आउट हो गया और माल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है एक लंबे समय तक, चाहे वो वेंडर्स की तरफ से हो, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपने सेफ्टी स्टॉक का यूज़ करेंगे और उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देन लीड टाइम एंड लीड टाइम कंजम्पशन। अगेन लीड टाइम का मतलब भी यही होता है कि अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आपको कितना समय लग रहा है, आपका जो पर्टिकुलर आइटम है उसके कंज़म्पशन को लेके। सपोज़ मानिए कोई आइटम आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इसका लीड टाइम देखना है। तो हम उस पूरे प्रोसेस में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम के कंज़म्पशन में कितना समय लग रहा है, उसके सप्लाई में कितना समय लगता है। अगर हम आज ऑर्डर लगाते हैं तो कितने दिनों बाद हमें उसकी सप्लाई मिलने की संभावना है और अंदाज़े से कितने दिनों में ये आइटम कंज़्यूम हो जाता है, मतलब उसकी सेल के हो जाती है। तो हम उसके आधार पे अपनी एक क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं और जिसकी वजह से हम स्टॉक आउट से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल भी अगेन आप कह सकते हैं एक तरीके का सेफ्टी स्टॉक होता है और यहाँ पे हम रीऑर्डर लेवल को स्पेसिफिकली कैसे डिफाइन करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि एक मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कि अगर हमारा मिनिमम स्टॉक इतना है और आज अगर मुझे उस मिनिमम स्टॉक में से भी सपोज़ मानिए कोई एक आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करते हैं पर्टिकुलर एक दवाई की, उस दवाई को आपने 10 पैकेट मँगाया है मिनिमम स्टॉक में कि इतना तो मेरी फ़ार्मेसी में होना ही चाहिए। लेकिन उस 10 पैकेट में से आप एक रीऑर्डर लेवल डिसाइड करते हो कि मतलब अगर इसमें से 3 डिब्बे रह जाएँगे, तो इन 3 डिब्बों के जैसे ही हमें पता लगेगा 3 डिब्बे ही रह गए हैं, तुरंत हम अपना ऑर्डर लगा देंगे। अब ये जो क्वांटिटी है, जो ऑर्डर किस समय लगना है, उस क्वांटिटी को ही हम रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। हर एक पॉइंट को हमें बहुत फ़ोकसफुली समझना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक-एक पॉइंट को कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल में हमें एक क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है, जिस क्वांटिटी के बॉर्डर पे पहुँचते ही हमें अपने हॉस्पिटल के लिए अपना ऑर्डर लगाना होता है। देन items can further be categorized into vital, essential and desirable category। ये कैटेगरी आप अपने लिए बनाते हो साउंड इन्वेंटरी के लिए। अगर इन केस अगर आपका इनिशियल आप वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल वाली कैटेगरी में अपनी फार्मेसी के सारे आइटम को नहीं कर पाते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल 1 पे आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है फर्स्ट टाइम के लिए कि आप ये कैटेगरी भी बनाएँ। अगर आपने बाकी एबीसी एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल, अल्फाबेटिकली अगर आपने स्टोरेज किया हुआ है, तो भी एसेसर मान जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको ये काम करना ही होगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी सारी फार्मेसी के आइटम्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन करना होगा। कैसे? सबसे पहले वो आइटम जिसमें कि द आइटम्स क्रिटिकली नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट एंड दोज़ दैट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स वर इंक्लूडेड इन बी कैटेगरी। बी कैटेगरी मीन्स वाइटल कैटेगरी। हमें वो सारे आइटम को ध्यान रखना होता है जो कि पेशेंट के सर्वाइवल में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिटिकली सिचुएशंस में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा 24/7 हमें मेंटेन करनी ही होती है, जस्ट लाइक इमरजेंसी मेडिसिन। नेक्स्ट, the item which with a lower critically needed and those that may be available in the hospital were included in the E group। E group means essential। हमें इसमें वो आइटम का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि क्रिटिकली बहुत कम संभावना होती है जिनकी क्रिटिकली हमें ज़रूरत पड़े और बहुत बेसिक चीज़ में आ जाती है, मतलब बेसिक एसेंशियल्स में आ जाती है और हम उसे क्या कर सकते हैं रूटीन प्रोसेस में भी काउंट कर सकते हैं और जनरल आइटम्स को हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी ई होती है, ई ग्रुप। ई ग्रुप मीन्स एसेंशियल आइटम्स, जिसके बिना भी नहीं रहा जा सकता और जिसकी प्रोसेस में हमेशा हमें अवेलेबिलिटी तो रखनी होती है, स्टॉक आउट नहीं करना होता है, लेकिन एसेंशियल कैटेगरी में हम उसे ले सकते हैं।
मैंडेटरी में नहीं ले सकते। देन द रिमेनिंग आइटम विद लोएस्ट क्रिटिकली the shortage of which would not be detrimental to the health of patient were included in the D group। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका अगर इन केस शॉर्टेज भी हो जाती है तो उसकी वजह से मरीज की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही उसकी हेल्थ में किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन आएगी कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो जाए उस आइटम के ना होने से। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, वो सारे आइटम्स को डी कैटेगरी में रखना होता है। डी कैटेगरी मीन्स डिजायरेबल कैटेगरी। सो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने एबीसी एंड बीईडी को मिक्स कर दिया है। आप ए कैटेगरी में देख सकते हैं ए बी, ए ई और ए डी, मतलब ए कैटेगरी भी है, वाइटल भी है, देन एसेंशियल भी है और डिजायरेबल भी है। देन बी कैटेगरी में वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। देन सी कैटेगरी में भी वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। जब आप किसी भी आइटम को डिसाइड करते हैं वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल के लिए, साथ ही साथ आप उसी की कैटेगरी में एबीसी कैटेगरी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट फर्दर जब आप इस चीज को मैनेज करें तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, तो एक बार में ही पूरी चेकलिस्ट डेवलप हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट में फोकस किया जाता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में, द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन। हमें अपने हॉस्पिटल के एक हाई रिस्क मेडिसिन की एक लिस्ट बनानी होती है। और पॉइंट नंबर डी में फोकस किया गया है, हाई रिस्क मेडिसिन आर स्टोर्ड इन एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज क्लिनिकली नेसेसरी। हमें अपने अस्पताल में उन एरियाज का सिलेक्शन करना होता है जहां पे हमें हाई रिस्क मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कराना मैंडेटरी होती है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू एंड एचडीयू, ये 4 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको हाई रिस्क मेडिसिन की स्टोरेज रखनी ही चाहिए। वहाँ पे अपने क्रैश कार्ट में या आपका जो भी मेडिसिन का इन्वेंट्री का सिस्टम है, वहाँ पे आप इसका अवेलेबिलिटी कराएं। अब यहाँ पे 3 चीजों पे फोकस किया गया है। ये जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जिसमें हमें फोकस किया गया है कि हमें हाई रिस्क मेडिसिन आर स्टोर्ड इन द एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन एंड फार्मासिस्ट इंस्ट्रक्शन। हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है जब भी हम दवाइयों का स्टोरेज फाइनल कर रहे होते हैं। तो एक तो कंपनी जिसने उस दवाई को बनाया है उसका क्या इंस्ट्रक्शन है, और दूसरा जो हमारे वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उनका क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इस स्टोरेज को लेके हमें 3 कंपोनेंट में फोकस करना है। सबसे पहला, the 3 components of proper medication storage in healthcare organizations: first security, second safety and third integrity। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सिक्योरिटी। मेडिकेशन मस्ट बी सिक्योर, दैट मीन्स लॉक्ड एंड अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी मेडिसिन आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपनी फार्मेसी में या अपने वार्ड्स में, तो उसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो कि ऑथराइज्ड हों, वहाँ पे क्वालिफाइड हों और फुल टाइम एम्प्लॉई हों। नेक्स्ट, सेफ्टी। एंश्योर मेडिकेशन सेफ्टी बाई विच क्लिनिकल स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ हाई अलर्ट ड्रग्स एंड मॉनिटर क्लोजली। इस केस में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला गया है कि सिर्फ वही लोगों को अलाउ किया जाएगा जो कि क्वालिफाइड हों और साथ ही साथ अवेयर हों हाई रिस्क मेडिसिन को लेके, उनके यूजेस को लेके, उनकी डोजेस को लेके और उनकी मॉनिटरिंग को लेके। देन पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वाले पॉइंट पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। टेम्परेचर एंड डेटिंग आर द 2 मेन एलिमेंट्स ऑफ मेडिकेशन इंटीग्रिटी। मैन्युफैक्चरर्स टिपिकली सेट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मेडिकेशन स्टोरेज बियॉन्ड यूज, डेट ऑफ मेडिकेशन एंड एक्सपायरी। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लियरली आपको डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट का जो स्टोरेज है वो कितने टेम्परेचर में होना चाहिए, इस प्रोडक्ट की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो कितनी है, ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है। तो आप उसका प्रॉपर स्टोरेज अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में और अपने हॉस्पिटल में अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। ये एक लिस्ट है जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है और हाई रिस्क मेडिसिन को कई बार लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई अस्पतालों में पाया है कि वो हाई रिस्क मेडिसिन को लेके कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन से आइटम यहाँ पे हाई रिस्क मेडिसिन में आएँगे और कौन से आइटम हाई रिस्क मेडिसिन में नहीं आएँगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा कि किस तरीके से आप मेडिसिन्स का चयन कर सकते हैं हाई रिस्क मेडिसिन के लिए। पिंच करके एक गाइडलाइन है जिसमें कि क्लियरली अलग-अलग कैटेगरीज़ को डिफाइन किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है एंटी इन्फेक्टिव, सेकंड कैटेगरी है मीन्स ए कैटेगरी में आता है एंटी इन्फेक्टिव, पी कैटेगरी में आता है पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, आई कैटेगरी में आता है इंसुलिन, एन फॉर नार्कोटिक, सी फॉर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, एच फॉर हेपरिन एंड एंटीकोगुलेंट्स। तो यहाँ पे अपिंच जो कैटेगरी है, जो एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और जिसको एक गाइडलाइन के रूप में भी हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में कहा गया है हाई रिस्क मेडिसिन इंक्लूडिंग लुक अलाइक, साउंड अलाइक मेडिसिन एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सेम मेडिकेशन आर स्टोर्ड फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे बात की गई है कि हमें हाई रिस्क मेडिसिन में कई बार लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिसिन को भी इंक्लूड करना होता है, बट हमें उसकी कंसंट्रेशन को लेके फोकस करना होता है कि वो सेम मेडिसिन के साथ में मैनेज ना हो जाए और उसका स्टोरेज हमें हमेशा अलग-अलग रखना होता है। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे 3 कलर कोडिंग को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इस कलर कोडिंग में जो लुक अलाइक मेडिसिन है, उसको हम जनरली पिंक कलर से रिकमेंड करते हैं और उसमें हाई अलर्ट मेडिसिन भी इंक्लूड हो सकती है। साउंड अलाइक मेडिसिन में हम इसे ग्रीन कलर से कोडिंग करते हैं और इसमें भी हाई अलर्ट मेडिसिन इंक्लूड हो सकती हैं। देन हाई रिस्क मेडिसिन को हम रेड कलर से रिकमेंड करते हैं और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब भी कभी आप इसका प्रिस्क्रिप्शन लेंगे या इसका यूज़ करेंगे तो डबल वेरिफिकेशन ज़रूरी है और यदि आप इंटरनली इसको यूज़ कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं अपने वार्ड में, तो उसका डबल चेक होना भी आवश्यक है। ये एक लिस्ट है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे लुक अलाइक ड्रग्स कौन-कौन सी और कैसे-कैसे हो सकती हैं। आप अपने हॉस्पिटल की लिस्ट अलग बना सकते हैं। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी कि वो दवाइयाँ जो दिखने में एक जैसी हों, जिनकी पैकिंग ऑलमोस्ट एक जैसी हो और उनके एक जैसे दिखने की वजह से किसी भी तरीके की गलती ना हो। चाहे वो पेशेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन करते समय, चाहे उसकी डिस्पेंसिंग करते समय। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की गलती ना हो और उस गलती से बचने के लिए अपने अपने हॉस्पिटल की हमें लुक अलाइक ड्रग की एक लिस्ट बनानी होती है। सेम पैटर्न पे हमें अपनी लुक अलाइक के साथ-साथ साउंड अलाइक ड्रग की भी एक लिस्ट बनानी होती है और साउंड अलाइक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनके नाम बोलने या सुनने में एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलतियाँ हो सकती हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए हमें अपने अस्पताल की एक लिस्ट बनानी होती है और उस लिस्ट में हमें ये फ़ोकस करना होता है कि वो सारे आइटम के नाम हमें लिखने चाहिए कि जिसमें कि साउंड अलाइक मेडिसिन मेंटेन हो। ये एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 1 एंड एग्ज़ाम्पल 2 जिसमें कि आप देख सकते हो कि साउंड अलाइक मेडिसिन के नाम किस तरीके से बहुत कॉमन होते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं लुक अलाइक मेडिसिन्स के, जिनकी पैकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है देखने में और जिनकी सिमिलर पैकिंग होने की वजह से उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ये लुक अलाइक आइटम एंड साउंड अलाइक की दोनों के एक साथ एग्ज़ाम्पल हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपनी लुक अलाइक मेडिसिन और साउंड अलाइक मेडिसिन के स्टोरेज को अपनी फार्मेसी में कैसे आप मेंटेन करते हो, कैसे आप उसकी लेबलिंग करते हो। ये अगेन एक जो
एग्जाम्पल है, उसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि कई बार डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो कुछ और होता है और फाइनली आपको मिल कुछ और जाता है, जिसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, उन दवाइयों के नाम सुनने में एक जैसे होते हैं या बोलने में एक जैसे होते हैं और कुछ दवाइयों की पैकिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। तो हमें अपने अस्पताल में ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसकी एक सेपरेट लिस्ट बना के रखनी चाहिए। देन MOM ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F में कहा जा रहा है कि द लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन इज डिफाइंड एंड इज स्टोर्ड यूनिफॉर्मली। हमें अपने इमरजेंसी मेडिसिन की एक लिस्ट बनानी चाहिए और हमें उसे डिफाइन करना चाहिए एज पर गाइडलाइन। इसके लिए भी एक रेफरेंस अलग से दिया गया है जिसमें इसेंशियल मेडिसिन और WHO की कुछ गाइडलाइन के अनुसार हमें अपनी और नेशनल गाइडलाइन के अनुसार हमें अपनी एक इमरजेंसी मेडिसिन की लिस्ट बनानी होती है और जिस लिस्ट को हमें यूनिफॉर्मली यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि वो आइटम आपके यहाँ जो है इमरजेंसी में अलग तरीके से स्टोरेज करा गया, उसमें कुछ आइटम है, कुछ नहीं है, आईसीयू में अलग तरीके से, इमरजेंसी में अलग तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक कॉमन लिस्ट होनी चाहिए जो कि पूरे हॉस्पिटल में सिमिलर हो। देन अब यहाँ पे बात की जा रही है इमरजेंसी मेडिसिन आर अवेलेबल ऑल द टाइम एंड रिप्लेस्ड प्रॉम्प्टली व्हेन यूज्ड। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये एक ऐसी कैटेगरी होती है मेडिसिन की जो कि पूरे हॉस्पिटल में हमेशा 24/7 यूज होती हैं और इनका हमेशा हमें जो भी रिप्लेसमेंट होता है वो इमीडिएटली करके उसकी स्टॉक को मेंटेन रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी स्टॉक आउट ना हो। यदि NABH असेसर को इमरजेंसी मेडिसिन का स्टॉक आउट दिखाई देता है तो उसपे एक अलग से सेपरेट NC दी जाती है आपको कि आपने इमरजेंसी मेडिसिन के स्टॉक आउट पे फोकस नहीं किया। तो हमें हमेशा और मेडिसिन के स्टॉक आउट को लेके कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन के स्टॉक आउट पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। ये एक फोटो है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रैश कार्ड का अरेंजमेंट किस तरीके से करा जाता है ड्रॉअर 1 में, ड्रॉअर 2 में, और इसके लिए मैंने अलग से एक लेआउट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज अ स्टैंडर्ड लेआउट फॉर क्रैश कार्ड कि हमें टॉप शेल्फ में क्या रखना चाहिए, फिर आपका ड्रॉअर 1 में क्या होना चाहिए, ड्रॉअर 2, ड्रॉअर 3, ड्रॉअर 4, ड्रॉअर 5, ड्रॉअर 6 और बॉटम शेल्फ में हमें क्या-क्या रखना चाहिए। साइड में एक O2 सिलेंडर का रिकमेंडेशन भी दिया गया है। इस क्रैश कार्ड के लेआउट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी क्रैश कार्ड को आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MOM4 में क्लियरली बोला गया है कि मेडिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड सेफली एंड रेशनली। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है मेडिकेशन की प्रिस्क्रिप्शन की और यहाँ पे हमें फोकस करना होगा एक चीज पे कि हमें रेशनल प्रिस्क्रिप्शन का हमेशा ध्यान रखना है। अब जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C है वो इसी बात पे है, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन इज इन कंसोनेंस विद गुड प्रैक्टिसेस और गाइडलाइन फॉर रेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही हमें अपना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए और सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। अब इसको लेके मैं गाइडलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि WHO ने बोली है। WHO states rational use of medicine require that the patient receive medication appropriate to their clinical need in dose that meet their own individual requirement for an adequate period of time at the lowest cost to them and their community। यहाँ पर रेशनल यूज का जो मीनिंग है वो स्पेसिफिकली ये है कि आप हमेशा वही दवाइयाँ पेशेंट को सजेस्ट करें जो उनकी ज़रूरत से संबंधित हैं और जिनकी क्वांटिटी, जिनकी डोज़ और जिनकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम टाइम फ्रेम पे डिसाइड होनी चाहिए, जो कि कहीं न कहीं एक रिकमेंडेशन को फ़ॉलो भी करें। अगर वो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का जो इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है या नेशनली रिकमेंडेशन है, चाहे वो 3 दिन का हो, चाहे वो 7 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, सिर्फ़ उतना ही दिया जाए। ऐसा ना हो कि 1 महीने के आपने उन्हें सजेस्ट कर दी कि अभी आप 1 महीने खाइए, फिर आके बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन को फ़ॉलो करें, मिनिमम क्वांटिटी का सजेशन दें और स्पेसिफिक आइटम को लेके स्पेसिफिक डोज़ को फ़ोकस करें और कॉस्ट को भी ध्यान में रखें, अगर हो सके तो, कि कॉस्ट कैसे हम कम कॉस्ट वाली मेडिसिन को पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्लियरली फोकस किया गया है, द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर टू डिटरमाइन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रिस्क्रिप्शन की वो क्या है
और हमें उन पे कैसे फोकस करना चाहिए। तो इस पे स्पेसिफिकली हमने अलग से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि कहता है कि तो डिटरमाइन अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेशेंट का नाम, उसकी बेसिक डिटेल, एज, सेक्स, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर मीन्स यूएचआईडी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, टाइम, नेम ऑफ द ड्रग, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जेनरिक कंपोजिशन इज मैंडेटरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। हमें हमेशा जेनरिक कंपोजिशन में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए दवाई का, लेकिन अगर वो विटामिन और मिनरल का प्रिस्क्रिप्शन है तो वहां पे हम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन और कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, कितने दिन के लिए वो दवाई दी जा रही है वो मेंशन होना चाहिए। डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए। ये आप लिख सकते हो, और अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते तो आप इसको एक मोहर के द्वारा आप उसे वहां पे लगा सकते हैं। देन साथ ही साथ यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एरर प्रोन एब्रीविएशन। एरर प्रोन एब्रीविएशन बेसिकली वो एब्रीविएशन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जो कि हमें अलाउड नहीं है यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी हम कई बार यूज करते हैं। तो एनएबीएच कहता है कि आपको एरर प्रोन एब्रीविएशन पे आपका फोकस होना चाहिए। समय समय पे आप उसका ऑडिट करते रहें, ऑडिट की रिपोर्ट के अनुसार आप उस पर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें। So, error-prone abbreviation shall not be used. A good reference is the Institution for Safe Medication Practices Guideline. यहाँ पे बोला गया कि आप इसके लिए किसी सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। देन ऑल प्रिस्क्रिप्शन शैल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। हमें सारे के सारे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, चाहे वो ओपीडी के हों, चाहे वो इमरजेंसी के हों या आईपीडी के हों, कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बार मैंने देखा है कि डॉक्टर्स इस चीज की कंप्लेंट करते हैं कि हम पूरा पेपर कैसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हम आज 20 साल से या 50 साल से पेपर लिखते आ रहे हैं और हमारी हैंड राइटिंग उस तरीके से सेट हो चुकी है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है आपके ये एनएबीएच के रूल फॉलो करने में। तो उस केस में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के नाम ही कैपिटल लेटर में लिखने हैं, बाकी और कोई भी आइटम आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। सो इस चीज की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन एरर और इलिजिबल प्रिस्क्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड आफ्टर सिंगल स्ट्राइक थ्रू हैंड रिटन और हैंड री रिटन। और इसमें क्या है कि इसमें फोकस किया गया है इस बात पे कि प्रिस्क्रिप्शन एरर को अगर हम कभी फोकस करते हैं और अगर हम उस एरर को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हम उस चीज को रिपीट कर सकते हैं, री रिटन कर सकते हैं सिंगल स्ट्राइक के थ्रू। आप एक लाइन से उसे काट दीजिए और दोबारा से उसका नाम लिख दीजिए, पूरा पेपर काटने की जरूरत नहीं है। ये एक मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है जिसको आप अपने हॉस्पिटल का लोगो और नेम लगा के यूज कर सकते हैं। ये एक ऑथोराइज्ड एब्रिविएशन की लिस्ट है जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल में यूज होती है और बहुत सारे लोग इस चीज को फोकस करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये एक लिस्ट है जो कि अनऑथोराइज्ड एब्रिविएशन की, जो हमें ऑथराइज्ड नहीं है, अनऑथोराइज्ड है नेशनली और इंटरनेशनली। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के एब्रिविएशन का यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज basically a small format for audit for use of error prone abbreviation in nursing medication sheet। ये हम एब्रीविएशन जो ऑडिट हम करते हैं वो नर्स मेडिकेशन शीट में करते हैं और हम एटलीस्ट इन शॉर्ट फॉर्म्स का फोकस करते हैं कि हमें एटलीस्ट इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नर्स को नहीं करने देना चाहिए और इस चीज पे हमें हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, ऑडिट करते रहना चाहिए। फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन हमें हमेशा लेते रहने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की जा रही है ड्रग एलर्जीज की और प्रीवियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है ड्रग एलर्जीज एंड प्रीवियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर असर्टेन्ड बिफोर प्रिस्क्राइबिंग। हमें हमेशा किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले उस पेशेंट से उसकी ड्रग एलर्जी के बारे में क्वेश्चन करना चाहिए और किसी भी तरीके के प्रीवियस हिस्ट्री को लेके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की किसी भी तरीके की हिस्ट्री अगर वहां पे है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए
और उसे प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले नोट करना चाहिए। The drug allergy and previous adverse drug reaction shall be ascertained during the initial consultation or at any point in time during care. आप किसी भी समय इस चीज को फोकस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आ रहा है या इमरजेंसी में आ रहा है, या अगर उस समय उसने अपनी हिस्ट्री नहीं बताई थी और बाद में उसने अपनी हिस्ट्री बताई है, तो भी आपको वो फोकस करनी चाहिए, मीन्स रीअसेसमेंट के समय। Then there's a next objective element, MOM4D. The organization has a mechanism to assist the clinician in prescribing appropriate medication. अब यहाँ पे जो appropriate medication की बात की गई है, वो किस तरीके से हम फोकस करेंगे और उनमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, the organization need to provide its clinician with a mechanism to help identify drug interaction, food drug interaction, therapeutic duplication dose adjustment, and this could either be in electronic or physical form. हमें कुछ गाइडलाइन और कुछ लिस्ट उन्हें देनी चाहिए अपने क्लिनिशियंस को एज पर लेटेस्ट रिकमेंडेशंस। यहाँ पे किस किस चीज की लिस्ट हमें देनी चाहिए? ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की हमें एक लिस्ट देनी चाहिए, फूड टू ड्रग इंटरेक्शन की देनी चाहिए, और थेरेपेटिक डुप्लीकेशन को लेके जो डोज को हमें गाइडलाइन हमें दी गई हैं वो हम उनके साथ शेयर करें। अब इसको लेके हम कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन? हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं। हम इसके लिए उनको प्रॉपर एक बुकलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी हम उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। This is a small guideline of drug to drug interaction, and this is a small guideline for drug to food interaction. MOM4 में क्लियरली बोला गया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में वर्बल ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्बल ऑर्डर एंश्योर सेफ मेडिकेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमें हमेशा इसकी प्रैक्टिसेस को लेके फोकस रहना चाहिए और सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्बल ऑर्डर का यूज रूटीन केसेस में ना हो, सिर्फ अर्जेंट और इमरजेंसी सिचुएशंस में ही किया जाए। वर्बल ऑर्डर्स गिवन ओनली वेयर इट इज अर्जेंट, not in routine cases. These verbal orders are regularized with clinician signature within 24 hours. यदि कोई वर्बल ऑर्डर दिया जा रहा है या टेलीफोनिकली ऑर्डर दिया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उस ऑर्डर के आगे क्लिनिशियन का साइन होना जरूरी है। देन ओनली अप्रूव्ड फॉर्मुलरी ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड। वर्बल ऑर्डर के केस में भी हम सिर्फ वही दवाइयों का यूज करेंगे जो कि हमारी ड्रग फॉर्मुलरी में मेंशन है, यानी कि कोई ऐसा आइटम का नाम आपने बता दिया जो कि हमारे अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। देन लेट देयर बी रिटन गाइडेंस ऑन हु कैन गिव वर्बल ऑर्डर along with the above requirement to be adopted and practiced. यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि कौन कौन वर्बल ऑर्डर आपको दे सकता है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और बोलेगा ऐसा ऐसा कर लो। तो उस केस में हम किस किस को फोकस करते हैं? सिर्फ दो लोगों को फोकस करते हैं, एक सीनियर कंसल्टेंट और दूसरा जूनियर रेजिडेंट। जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं हम उनको फोकस करते हैं और जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स होते हैं हम उनको फोकस करते हैं। सिर्फ वही दो लोग हैं जो हमें अलाउ करते हैं किसी भी तरीके का वर्बल ऑर्डर के लिए। ये वर्बल ऑर्डर के एक रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट है जो कि कई बार कई अस्पतालों में फॉलो किया जाता है, जिसमें कि डेट, ड्रग नेम, डोज, रूट, टाइम, डॉक्टर सिग्नेचर और नर्स का सिग्नेचर जिसने उस मेडिसिन को इनिशिएट किया है। देन एमओएम ऑब्जेक्टिव एफ में बोला गया है, इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्लियरली बोला गया है ऑडिट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन इज कैरीड आउट टू चेक फॉर सेफ एंड रेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे बात की जा रही है ऑडिट करने की। क्यों? हमें रेशनल प्रिस्क्रिप्शन को लेके जो हमने बात की पुराने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं, उसके लिए हमें एक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना होगा या फिर मेडिकेशन ऑर्डर का ऑडिट करना होगा। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं और इसको मेडिकेशन ऑर्डर का सेपरेट आप ऑडिट कर सकते हो और प्रिस्क्रिप्शन का भी सेपरेट आप ऑडिट कर सकते हो। इसको कैटेगराइज कर सकते हो ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी, तीनों कैटेगरी के मेडिकेशन ऑर्डर को लेके, और अलग अलग और एक कॉमन फॉर्मेट में भी आप इसको कर सकते हो।
ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो कि जनरली मैं यूज करता हूँ आईपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के लिए, जिसमें मैं सीरियल नंबर, यूएचआईडी नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम, ड्रग नेम इन कैपिटल, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, रूट, डोज, ड्रग एलर्जी, लोकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लेजिबिलिटी, सिग्नेचर, नेम ऑफ डॉक्टर। देन नर्स मेडिकेशन शीट को लेके भी हम एक अलग से कॉलम लेके चलते हैं, जिसमें हम फोकस करते हैं पैरेलली एरर प्रोन एब्रिविएशन को लेके, नेम ऑफ नर्स, ड्रग नेम इन कैपिटल। यहाँ पे हम दो चीजें मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे इस ऑडिट में हम दो चीजें एक साथ कैप्चर कर सकते हैं, नर्स मेडिकेशन शीट को भी कर सकते हैं एरर प्रोन एब्रिविएशन के ऑडिट के लिए और आईपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के लिए। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी में कहा गया है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के आपके फाइंडिंग्स होंगी, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उनके अगेंस्ट में आपका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लिया ही जाना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 4H में कहा गया है रिकंसिलिएशन ऑफ मेडिकेशन अकर्स एट ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ केयर। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि रिकंसिलिएशन ऑफ मेडिसिन का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। अब ये रिकंसिलिएशन ऑफ मेडिसिन है क्या? ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं एग्जांपल के जरिए कि यदि हमें किसी पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करना है और हम उसे कोई भी अपना ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं या मेडिकेशन ऑर्डर लिख रहे हैं, उस समय हमें उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में जरूर पूछना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्मेट के थ्रू हम आपको समझाते हैं। दिस इज अ सैंपल फॉर्म फॉर द सेम। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम उसकी ड्रग एलर्जी पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे मेडिकेशन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी कौन सी दवाई घर से लेता चला आ रहा है। अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं थायराइड के केस का, हाइपरटेंसिव केस का, साइकेट्रिक केसेस का, ठीक है, रीनल के केसेस का, ठीक है, कार्डियक के केसेस का, किसी भी तरीके की कोई हिस्ट्री है और उसकी दवाई वो ऑलरेडी पहले से लेता चला आ रहा है, तो हमें सबसे पहले नया ट्रीटमेंट लिखने से पहले हमें पूछना होगा कि आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं। तो हम उसकी डोज, फ्रीक्वेंसी और सब कुछ नोट करते हैं। बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि वो दवाई हमें कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर अगर वो मेडिसिन हमें कंटिन्यू करनी है तो क्या हमें उसकी डोज सेम रखनी है, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, चेंज करना है। इस केस में हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं कि पहले मेडिसिन की हिस्ट्री नोट कर लेते हैं, फिर बाद में हमें उसे यस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है तो डिसीजन लेते हैं। यदि कंटिन्यू करनी है तो हम फिर उसके नए प्रिस्क्रिप्शन में इस बात का ध्यान रखते हैं। MOM5 कहता है कि मेडिकेशन ऑर्डर आर रिटन इन अ यूनिफॉर्म मैनर। MOM5 कहता है कि जो भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो या ऑर्डर लिख रहे हो वो एक यूनिफॉर्म मैनर में होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। अब उसके लिए ऑब्जेक्टिव 1 क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल राइट ऑर्डर्स। यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही अलाउ होंगे अपने किसी भी तरीके की मेडिसिन का ऑर्डर लिखने के लिए। उसके बारे में आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन अलाउड है। देन ऑब्जेक्टिव बी में कहा गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में बोला गया है मेडिकेशन ऑर्डर आर रिटन इन अ यूनिफॉर्म लोकेशन in the medical record which also reflect patient name and unique identification number, means registration number और medical record number और UHID number। एटलीस्ट हर एक मेडिसिन ऑर्डर के ऊपर हर एक पेज पे पेशेंट फाइल के पेशेंट का नाम और UHID नंबर लिखा ही होना चाहिए। अब इसको दो तरीके से फॉलो किया जा सकता है, एक स्टिकर के फॉर्म में और एक हैंड रिटन के फॉर्म में। आप चाहे तो हैंड रिटन भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस बना सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपने कंप्यूटराइज प्रिंट निकाल दिए स्टिकर के और उसका एक पूरी शीट फाइल के फ्रंट पेज पे ही साथ में बैक साइड पे लेबलिंग कर दी या फिर स्टेपल्ड कर दी, जिसका आप बार बार जो नर्स है वो उसको वहां से स्टिकर ले सकती है और एक पेज पे पेस्ट कर सकती है। देन जो पहला पॉइंट था जिसको कि बोला गया था मेडिकेशन ऑर्डर आर रिटन इन अ यूनिफॉर्म मैनर, इसमें क्लियरली बोला गया है कि मेडिकेशन ऑर्डर शैल बी रिटन बाय अ डॉक्टर हु एट अ मिनिमम होल्ड एन MBBS क्वालिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम MBBS की क्वालिफिकेशन रखता है या उससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन रखता है सिर्फ वही मेडिकेशन का ऑर्डर लिख सकता है। और इन अदर केसेस हम उस चीज को स्टाफ को ऑथराइज
मेडिसिन को हम फोकस करेंगे और हम ये देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा क्या वो चीज फॉलो हो रही है या नहीं। देन आप प्रिस्क्रिप्शन का जो ऑर्डर है वो आप किस तरीके से आप ईएमआर के थ्रू भी कर सकते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, मींस हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। और in case of software or HIS, entry is made by an assistant, the same shall be verified and authorized by the doctor। यहाँ पे अगर कोई असिस्टेंट अगर उनका मेडिसिन का ऑर्डर सॉफ्टवेयर में लगा रहा है या लिख रहा है या टाइप कर रहा है तो वो ऑथोराइज किया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा फर्दर नेक्स्ट डे और सेम डे एक एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा। उनकी लॉगिन आईडी होगी, वो अपनी लॉगिन आईडी से उस चीज को अप्रूव करेंगे तो ही वो मान्य होगा। MOM 5B मेडिसिन ऑर्डर आर रिटन इन यूनिफॉर्म लोकेशन एंड यूनिफॉर्म मैनर। यहाँ पे यूनिफॉर्म लोकेशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मैनर की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन मेडिसिन ऑर्डर लिखेगा, दूसरा कहाँ पे मेडिसिन ऑर्डर लिखेगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म एंड फॉर्मेट हो पेशेंट की फाइल में और एक स्पेसिफिक जगह निर्धारित हो जहाँ पे पहले से डिसाइडेड हो कि मेडिसिन के ऑर्डर सिर्फ यहीं लिखे जाएंगे। ये नहीं कि पेशेंट की किसी भी फाइल के किसी भी पेज पे आप लिख सकते हैं, आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे ही लिखना होगा। देन आपको इस चीज पे फोकस करना होगा कि जो वहां पे कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट वाला जो फोकस है वो मान्य नहीं होगा। कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले दिन मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट डे आके कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट वर्ड लिख के अपना सिग्नेचर कर देते हैं। वो क्लियरली अलाउड नहीं है और वो मान्य नहीं होगा एनएबीएच इंस्पेक्शन के समय पे। और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट में जो भी कमियां आपको मिलती हैं उसको लेके आपको करेक्टिव एक्शन लेना होगा। किसी भी तरीके के मेडिकेशन ऑर्डर को लेके अगर वो इनकम्प्लीट है या इम्प्रॉपर है तो आपको वहां पे उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करनी होगी और फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेने होंगे। ये एक ड्रग चार्ट का फॉर्मेट है जिसमें कि हम बेसिक चीजों को फोकस करते हैं और मेंटेन करते हैं। MOM 5C में बोला गया है मेडिकेशन ऑर्डर आर लेजिबल, डेटेड, टाइम्ड एंड साइंड। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस है एनएबीएच का कि आपके सारे मेडिसिन के जो ऑर्डर हैं वो लेजिबल होने चाहिए। लेजिबल मींस एटलीस्ट वो पढ़ने में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी राइटिंग ऐसी है कि वो समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी राइटिंग बहुत क्लियर हो और एटलीस्ट लेजिबल हो, पढ़ने के लायक हो, साथ ही साथ डेट लिखी हो, टाइम लिखा हो, सिग्नेचर हो। MOM 5D में बोला गया है मेडिकेशन ऑर्डर आर कंटेन द नेम ऑफ द मेडिसिन, रूट, स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। MOM 6 स्टैंडर्ड में बोला गया है मेडिकेशन आर डिस्पेंस इन अ सेफ मैनर। सो यहाँ पे डिस्पेंसिंग की बात आती है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन इज डन सेफली। और ये सेफ कैसे होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल इसके लिए क्या करते हैं कि वो एक एनवलप का यूज करते हैं मेडिसिन को डिस्पेंस करते समय और उस एनवलप पे पहले से ही प्रिंटिंग होती है कि एक एक दवाई के लिए एक एक सेपरेट एनवलप का यूज किया जाता है और उस एनवलप में ऊपर लिखा होता है कि दवाई आपको खानी कब कब है, किस समय आपको उसका यूज करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, एम्प्टी स्टमक, सोने से पहले, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपको फोकस करने हैं वो वहां पे लिखे होते हैं पहले से। पॉइंट नंबर 2, मेडिकेशन रिकॉल आर हैंडल्ड इफेक्टिवली। मेडिकेशन रिकॉल आर हैंडल्ड इफेक्टिवली मींस आपको यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जब भी कभी आप पेशेंट की मेडिसिन को रिकॉल करते हो, मतलब आप उनके मेडिसिन को वापस मंगाते हो किसी कमी की वजह से, अगर आपको पता लगता है किसी ने कंप्लेंट की है कि इस दवाई में पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है तो जो दवाइयाँ आपने बेच दी हैं उनको भी आपको कॉल करके वापस मंगाना होगा और जिस जिस डिपार्टमेंट में वो दवाई रखी है हॉस्पिटल के उन सारे डिपार्टमेंट से आपको रिकॉल करनी होगी और उसका प्रॉपर हैंडलिंग करनी होगी, इवन रिपोर्ट भी करनी होगी। देन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रोसेस टू एड्रेस रिकॉल ऑफ ड्रग। हमें एक एसओपी बनानी होती है सेपरेट कि हम अगर रिकॉल करना की नौबत आती है तो हमारे प्रोसीजर क्या होंगे, हमारे स्टेप्स क्या होंगे इस प्रोटोकॉल को कंप्लीट करने के लिए।
Recall of drugs lead to serious adverse events associated with medication uses based on feedback from user or regulatory authority. हम किस कब कब ये देख मानते हैं रिकॉल हमें कब करना है? दो तरीके से। एक तो जो यूजर है मतलब पेशेंट, या फिर जो यूजर कह सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी में एक कंट्रास्ट यूज होता है सीटी स्कैन में पेशेंट के ऊपर हम जो लगाते हैं। अब कई बार मेरे को ये प्रैक्टिकली भी कंप्लेंट मिली है देखने को कि वो लोग उसके लॉट को लेके स्पेसिफिकली, अगर हमें कई पेशेंट पर रिएक्शन आ रहा है और दिक्कतें हो रही हैं, सो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा का पूरा लॉट हम रिपोर्ट का, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हमें रिपोर्ट करेगा और हम उस लॉट को ध्यान से वापस करेंगे, रिकॉल करेंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, और फर्दर जो भी सप्लायर होगा हम उसे रिपोर्ट करेंगे और इस चीज की कंप्लेंट करेंगे। देन the relevant staff should also be informed of recall of a drug within 24 hours। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिकॉल जब भी हम करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट को हम इन्फॉर्म करते हैं, सारे यूजर्स को हम इन्फॉर्म करते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरीके से उस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, और सारी दवाइयों को वापस मंगा लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से हमें फोकस करना होता है चीजों पे रिकॉल के केस में। एक, रिकॉल में बी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मीन्स कई बार हमें गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग आप बंद कर दीजिए और जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है आप उसे वापस कर दीजिए। देन दूसरा, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, हमें कई बार पेशेंट का फीडबैक की तरफ से, दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है, हमें स्पेसिफिकली वो आइटम को रिकॉल करना होता है और हमें सप्लायर को वापस करना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बोला गया है कि नियर एक्सपायरी मेडिसिन आर हैंडल्ड इफेक्टिवली। हमें नियर एक्सपायरी के केस में पेशेंट की मेडिसिन को हमें फोकस रखना चाहिए और एटलीस्ट 3 महीने पहले हमें उस मेडिसिन को सेपरेट करके स्टॉकिस्ट को वापस दे देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी, डिस्पेंस मेडिसिन आर लेबल्ड। हमें जो लेबलिंग करनी चाहिए मेडिसिन की उसका भी मैं आगे आपको एक फोटो के थ्रू आपको दिखाऊंगा। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई, हाई रिस्क मेडिसिन ऑर्डर आर वेरीफाइड बिफोर डिस्पेंसिंग। यहाँ पे हमें एक सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन स्लिप का यूज करना चाहिए हाई रिस्क मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और इसमें 2 लोगों के मिनिमम सिग्नेचर होने चाहिए। रिटर्न ऑफ मेडिसिन टू फार्मेसीज एड्रेस, हमें किस प्रोसीजर में, अगर हमें वार्ड से मेडिसिन अपनी वापस करनी है वार्ड के स्टाफ को, फार्मेसी को, तो प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, उसके लिए आपको अपनी मैनुअल में या आपके एसओपी में आपको उसे क्लियरली मेंशन करना होगा। What is near expiry? The organization could define as to what constitute near expiry. For example, 3 months before the expiry date. The organization mechanism shall ensure that the near expiry drugs are withdrawn and not that no beyond expiry date medication is available. आपको ध्यान रखना होगा कि 3 महीने पहले आपको सारी एक्सपायरी मेडिसिन जो नियर बाई एक्सपायरी हैं उनको हटाना होगा, और बियॉन्ड एक्सपायरी कोई भी मेडिसिन वहां पे अवेलेबल ना हो। ऐसा ना हो आप अपने ऑडिट के समय देख लें कि वहां पे किसी भी तरीके की एक्सपायर्ड मेडिसिन वहां पे रखी ना हो। ये एक तरीके की लेबलिंग का स्टिकर जो है अलग अलग हॉस्पिटल में यूज होते हैं। लेबलिंग फॉर ओपनिंग ड्रग्स, हमें देखना होता है कि हम उस पर्टिकुलर ड्रग को अगर हम मल्टी डोज वायल के केस में यूज कर रहे हैं तो हमें देखना होता है कि उसके ऊपर लेबलिंग लगी या नहीं लगी है, डेट ऑफ ओपनिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी के नाम पे। और जो मल्टी डोज वायल्स होती हैं उनका 30 डेज का वैलिडिटी होता है, और आईवी बॉटल्स को यूज करते समय हमें एटलीस्ट उसके ऊपर एक लेबलिंग लगानी चाहिए। उसमें क्या क्या देखना चाहिए, यूएचआईडी, बेड नंबर, नेम, डोजेज, स्टार्टिंग डेट एंड टाइम एंड रूट, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिस को हमें फॉलो करना चाहिए। MOM7, MOM7 फोकस करता है मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सो मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड सेफली। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड बाय दोज हु आर परमिटेड बाय लॉ, मीन्स सिर्फ वही लोग अलाउड हैं मेडिसिन देने के लिए पेशेंट को जो कि जिनको अलाउ किया गया है। वो अलाउ कौन कौन है, एटलीस्ट मिनिमम जीएनएम होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को बाय क्वालिफिकेशन, ठीक है। मिनिमम जीएनएम की रिकमेंडेशन है नर्सिंग स्टाफ के लिए, जैसा मिनिमम एमबीबीएस की रिकमेंडेशन है रेजिडेंट डॉक्टर के लिए। देन prepared medication is labeled before preparation of a second drug।
हमें हमेशा दूसरी मेडिसिन देने से पहले अपनी सारी मेडिसिन को लेबल कर लेना चाहिए, स्टिकरिंग करनी नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया और आगे भी एक फोटो के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। देन पेशेंट इज आइडेंटिफाइड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। हमें हमेशा मेडिसिन देने से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए उसके नाम और यूएचआईडी नंबर से। Objective element D, medication is verified from the medication order and physically inspected before administration. हमें दवाई देने से पहले मेडिकेशन ऑर्डर को चेक कर लेना चाहिए और फिजिकली इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए पेशेंट को कि क्या वो सही मरीज है जिसको हम दवाई देने जा रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ लेबलिंग ऑफ इंजेक्शन। किस तरीके से हमें लेबलिंग करनी चाहिए इंजेक्शंस की, जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए दवाई का नाम, टाइम, डाइल्यूशन, डेट एंड गिवन टाइम। MOM 7D में जो फोकस किया गया है कि स्टाफ शुड गो थ्रू द ट्रीटमेंट ऑर्डर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, नेम ऑफ ऑर्डर, डोज, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड देन ओनली एडमिनिस्टर देम। जब तक आप ये चीजें चेक ना कर लें, एटलीस्ट दवाई देने से पहले आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए, शुड वेरीफाई द मेडिकेशन ऑर्डर। हमें चेक कर लेना चाहिए कि सही व्यक्ति का सही ऑर्डर ही हम आगे देने जा रहे हैं। और देन अर्ली वेरिफिकेशन, हमें चेक कर लेना चाहिए मेडिकेशन के जो पैरामीटर्स हमें बताए गए हैं ट्रीटिंग कंसल्टेंट के द्वारा वही हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शुड अडेयर टू डू वर्बल ऑर्डर पॉलिसी इन केस ऑफ मेडिसिन वर्बली कंफर्म। हम जब भी कभी वर्बल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हमें उसे रीचेक करना चाहिए और ध्यान से उस चीज को आगे इनिशिएट करना चाहिए। डबल वेरिफिकेशन करनी चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में क्लियरली बोला कि आपको स्ट्रेंथ के बारे में फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ में बोला गया है रूट को फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी में बोला गया है टाइम को फोकस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एच में बोला गया है कि हमें हमेशा मेजर टू अवॉइड कैथेटर एंड ट्यूबिंग मिस कनेक्शंस। हमें कई बार कैथेटर के केस में और ट्यूबिंग्स के केस में मिस कनेक्शन को हमेशा फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो हम गलत रूट से गलत ट्रैक से दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जे में बोला गया है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डॉक्यूमेंटेड। जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं वो आपकी नर्स मेडिकेशन शीट में प्रॉपर लिखा जाना चाहिए और सिग्नेचर किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जे में बोला गया है मेजर टू गवर्न पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन आर इम्प्लीमेंटेड। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस पर एक सेपरेट प्रोटोकॉल भी बनाना चाहिए अपनी पॉलिसी में कि अगर किसी पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि वो दवाई खुद से ले सकता है। कई बार कुछ पेशेंट कॉन्शियस होते हैं और एटलीस्ट इतना फिट होते हैं एक लेवल तक कि वो अपनी दवाई, कुछ दवाइयाँ वो खुद ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में या अस्थमा के केसेस में कई बार कुछ दवाइयाँ हम बोलते हैं कि ये आप खुद भी इस समय पे खा सकते हैं। तो हम जैसे अस्थमा के केस में हम उनको बोलते हैं कि आप इन्हेलर का यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे, स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे। तो उस चीज़ के लिए भी आपका प्रोटोकॉल लिखा होना चाहिए कि किन-किन परिस्थितियों में मरीज अपनी दवाई स्वयं ले सकता है। इसका एक प्रोटोकॉल आपको लिखना होगा और उसे इनकॉर्पोरेट करना होगा आपकी पॉलिसी में। Then objective element K, measure to govern patient own medication brought from outside the organization are implemented. आपको एक प्रोटोकॉल बनाना होगा किन किन परिस्थितियों में आप मरीज के द्वारा लाई गई दवाई जो वो ऑलरेडी घर पे यूज कर रहा था और वो अपने साथ लेके आया है, किन किन परिस्थितियों में आप उसे अलाउ करेंगे और किन किन परिस्थितियों में आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। ये प्रोटोकॉल आपको अपनी पॉलिसी में मेंशन करना होगा। Then these are the 10 rights of drug administration. Number 1, right drug. Number 2, right patient. Number 3, right dose. Number 4, right route. Number 5, right time and frequency. Number 6, documentation. Number 7, history and assessment. Number 8, drug approach and right to refuse. Number 9, drug to drug interaction and evaluation. And number 10, education and information. MOM 8 स्टैंडर्ड कहता है पेशेंट आर मॉनिटर्ड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। MOM 8 के अकॉर्डिंग पॉइंट हमें फोकस जो करने होंगे वो ये हैं कि हमें हमेशा दवाई देने के बाद मरीज की देखभाल भी करनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार करते रहने चाहिए। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ए पॉइंट में कहा गया है पेशेंट आर मॉनिटर आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन।
हमें हमेशा मरीजों का देखभाल और मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली दवाई देने के बाद भी। और उसका डॉक्यूमेंटेशन हम अपनी नर्स मेडिकेशन शीट में लिखते रहना चाहिए कि कितने समय पे कौन-सी दवाई दी गई और क्या-क्या देखभाल आपने उसकी की। पॉइंट नंबर बी में बोला गया है मेडिकेशन आर चेंज वेयर एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग। हमें कई बार ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि हमें मेडिसिन का नाम भी चेंज करना पड़ सकता है मरीज की ज़रूरत के अनुसार। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर नियर मिस मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर कोई ऐसा केस होता है जो कि नियर मिस का है या मेडिकेशन एरर का है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन का है, तो वो हमें हमेशा नोट करना चाहिए और रिपोर्ट भी करना चाहिए। दिस इज अ लिस्ट वेयर क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक लिस्ट है कि जब हमें कई बार दवाई देने के इमीडिएट बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट हमें पेशेंट के आसपास ही रहना होता है और हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। एनएबीएच 5th एडिशन में या एनएबीएच 4th एडिशन पे इस पे कई बार मैंने देखा है कि एनएबीएच एसेसर का बहुत ज़्यादा फोकस होता है और वो इस चीज़ को स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप मुझे वो लिस्ट दिखाइए जहाँ पे आपने मेंशन किया हो या आपने एक एसओपी बनाई हो कि वो कौन-सी दवाइयाँ हैं जिसमें क्लोज मॉनिटरिंग आपको करना आवश्यक है और इसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी। देन हाउ टू मॉनिटर एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हमें सबसे पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन को लेके या ड्रग रिएक्शन को लेके हमें स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए। फिर हमें साथ ही साथ देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा केस होता है वो हमें सीरियसली रिपोर्ट किया जाए और वो रिपोर्ट हम अपनी कमेटी को प्रोड्यूस करें सो दैट कमेटी उसका करेक्टिव एक्शन और फर्दर प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। दिस इज अ रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर मेडिकेशन एरर। दिस इज अ फॉर्मेट फॉर एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग एरर। This is a format for adverse drug reaction. Now, in the objective element D, near miss medication error and adverse drug reaction are reported within a specified time frame. यदि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में रिपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि 24 घंटे के अंदर एनी हाउ ये रिपोर्ट हो जाना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही छिपाना चाहिए। Near miss, medication error and adverse drug reaction are collected and analyzed. Corrective and preventive action is taken based on the analysis. जो भी डिस्कशंस निकलते हैं फर्दर कमेटी के उनके बिहाफ पे आप अपना करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आप ले सकते हैं। हाउ टू रिपोर्ट पेशेंट डिटेल हमें देखनी होती है। सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या थे, क्या क्लिनिकल कंडीशंस थी, कौन सी दवाई थी जिसकी वजह से वो हुआ, पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है और डेट ऑफ रिएक्शन क्या था। एडीआर के फॉर्म में हम कुछ जैसा मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी गवर्नमेंट का आपको पहले दिखाया था, ये एक अलग सैंपल है जिसमें कि हम इसे फोकस करते हैं एडीआर को लेके। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जिक्र दिया हुआ है। देन MOM9 में क्लियरली नार्कोटिक ड्रग को, साइकोट्रोपिक ड्रग को और कीमोथेरेपेटिक एजेंट को एंड रेडियो एक्टिव एजेंट्स को फोकस किया गया है। यदि आपके अस्पताल में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग, कीमोथेरेपेटिक ड्रग और रेडियो एक्टिव एजेंट अगर आप फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं या आपके यहाँ अवेलेबल हैं, तो ही ये स्टैंडर्ड आप पे एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल होगा। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में नार्कोटिक ड्रग तो अवेलेबल होती है लेकिन बाकी 3 कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उस केस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नार्कोटिक के लिए प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है कि इस तरीके की कोई भी अगर एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे सेफ़ली आपको यूज़ करना चाहिए और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमेशा आपको फ़ोकस करना चाहिए। नार्कोटिक ड्रग के लिए और साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंसेस एक्ट को फ़ॉलो करना चाहिए और रेडियो एक्टिव ड्रग्स के लिए एईआरबी के गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना चाहिए। अभी एईआरबी क्या है? एईआरबी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि रेडिएशन से रिलेटेड गाइडलाइंस आपको देती है। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में फोकस किया गया है कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, कीमोथेरेपेटिक एजेंट एंड रेडियो एक्टिव एजेंट्स को हमका प्रिस्क्रिप्शन हमेशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए केयर गिवर के द्वारा और उसको समझ में आना चाहिए और स्पेसिफिकली सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे होना चाहिए। यहाँ पे उसकी स्टोरेज को लेके, उसके डिस्पोजल को लेके और उसके सेफ यूज को लेके बोला गया है
साथ ही साथ डबल चेक करने को बोला गया है। डबल लॉक के लिए रिकमेंडेशन है नार्कोटिक ड्रग्स की। रिकॉर्ड ऑफ यूजेस, आपने कौन कौन सी दवाई कितनी यूज की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड चाहिए होगा और उसका डिस्पोजल का रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा। नार्कोटिक रजिस्टर का फॉर्मेट आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे डेट, टाइम ऑफ डे, पेशेंट नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमाउंट एडमिनिस्टर्ड, अमाउंट डिस्कार्डेड, बैलेंस रिमेनिंग, सिग्नेचर ऑफ पर्सन making the entry, then signature of person checking, name of the prescriber. Used vial or ampoule are returned back to pharmacy for physical verification of the stock by the pharmacy chief. यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि नार्कोटिक के केस में हमें उन जो आइटम्स का हमने उनको प्रिस्क्रिप्शन आया था, हमने उनको इशू की है, वो क्लियरली सारे एम्पोल्स और वाइल्स हमें वापस चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि इनका किसी भी तरीके का गलत प्रयोग तो नहीं हो रहा है, सही मरीज पे सही डोज में उसका प्रयोग हो रहा है, और जो बची हुई दवाई है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, उसको डिस्पोज कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। दिस इज अ फॉर्मेट फॉर DD12। इसमें क्या है कि कई बार आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, आप नार्कोटिक दवाइयाँ मंगाते कैसे हैं, तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिस फॉर्म के आधार पे ही आपको वो दवाइयाँ मंगानी होती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कीमोथेरेपेटिक रेडियोएक्टिव ड्रग्स को लेके फोकस है। अगर आप इस तरीके की कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में तो आपके अपने स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग देनी होगी, और उसमें पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन को लेके भी आपको फोकस करना होगा। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की बात की गई है, उसके यूजेस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्पोजल की, जैसा कि मैंने आपको नार्कोटिक में पीछे पूरी गाइडलाइन के थ्रू आपको समझाया। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के लिए आपको पीसीबी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और रेडियो एक्टिव ड्रग्स के लिए AERB गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। MOM10 में क्लियरली इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस और मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपका यूज का आपको गाइडलाइन दी गई है, और आपको क्लियरली क्राइटेरिया बताया गया है कि यदि आपके यहाँ इम्प्लांट का यूज होता है या किसी भी तरीके के मेडिकल डिवाइस का यूज होता है तो आपको एक स्पेसिफिक लिस्ट बनानी होती है अपने अस्पताल की कि आप कौन कौन से आइटम का यूज करते हैं पेशेंट पे, और उसके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग से आपको प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, सेपरेट SOP बनानी होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में क्लियरली बोला गया है, यूजेस ऑफ इम्प्लांट प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस गाइडेड बाय साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर ईच आइटम एंड एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गाइडलाइंस, अप्रूवल फॉर सच स्पेसिफिक आइटम्स। यहाँ पे हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। बाय इम्प्लांट दोज आर अप्रूव्ड सर्टिफाइड बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हमें सिर्फ वही इम्प्लांट का यूज करना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो और सर्टिफाइड हो। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द मैकेनिज्म फॉर यूजेस ऑफ इम्प्लांट प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस। आपको क्लियरली एक प्रॉपर प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए कि किस तरीके से आप मेडिकल इम्प्लांट्स को यूज करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने हॉस्पिटल में करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बोला गया है कि हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए, उसके फैमिली मेंबर की काउंसलिंग करनी चाहिए इम्प्लांट प्रोस्थेसिस के यूज को लेके, मेडिकल डिवाइसेस को लेके और किसी भी तरीके की प्रिकॉशन को लेके। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में बोला गया है द बैच नंबर एंड सीरियल नंबर ऑफ इम्प्लांट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस आर रिकॉर्डेड इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, मींस पेशेंट फाइल में हमें उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कौन सा इम्प्लांट हमने यूज किया है, कौन सा मेडिकल डिवाइस यूज की। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं अलग से, और साथ ही साथ उसका एक स्टिकर पेशेंट की फाइल पे भी लगा के रखते हैं जिसमें उसका बैच नंबर, आइटम नंबर और बाकी अदर डिटेल्स लिखी होती हैं। रिकॉल ऑफ इम्प्लांट्स के केस में हम क्लियरली हम सेफली हैंडल करते हैं। यदि कभी कोई कंप्लेंट आती है हमें, सो जस्ट अदर प्रोसीजर की तरह हम यहाँ पे भी रिकॉल करते हैं, सारे पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं और कंपनी को भी इन्फॉर्म करते हैं रिकॉल के लिए। ये एक सैंपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम इम्प्लांट के केस में अदर मेडिकल डिवाइसेस के केस में हम उसके स्टिकर का यूज करते हैं, और स्टिकर का यूज करने के बाद हम उसे पेशेंट की फाइल में प्रॉपर लगा के रखते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड के तौर पे।
The batch and serial number of the implant used should be fixed in the case record, implant register and discharge summary. हमें 3 अलग-अलग स्टिकर को फोकस करना होता है। एक रजिस्टर में हमें लगाना होता है, एक पेशेंट की फाइल में लगाना होता है और एक डिस्चार्ज समरी में, जो कि हम पेशेंट को देते हैं। तो 3 स्टिकर का हमें यूज़ करना होता है। एक हमें पेशेंट फाइल के लिए, एक रिकॉर्ड रजिस्टर के लिए और एक पेशेंट की डिस्चार्ज समरी के लिए, जिससे वो कभी भी उस चीज़ को ट्रैक कर सकता है। ये सारे स्टिकर इम्प्लांट या मेडिकल डिवाइसेज़ के साथ में ऑलरेडी आते हैं, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। MOM 11 में बोला गया है मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल को लेके, उसकी प्रॉपर स्टोरेज को लेके और प्रॉपर हैंडलिंग को लेके, साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में यहाँ बात की गई है। और बोला गया है मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल आर स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड। The objective element A says organization adhere to the defined process for the acquisition of medical supply and consumable। यहाँ पे बोला गया कि आप कैसे मेडिकल सप्लाई और कंज्यूमेबल का सिलेक्शन करेंगे, उसकी परचेजिंग कैसे करेंगे, आपको वेंडर का सिलेक्शन कैसे करना है, उन सब के बारे में आपको अपना प्रोसेस डिफाइन करना होगा। देन मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल आर यूज्ड इन अ सेफ मैनर वेयर अप्रोप्रिएट। जहाँ पे आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, किस तरीके से हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, जहां पे बात की गई है मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल आर स्टोर्ड इन अ क्लीन, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेट या मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस। यहाँ पे बात की गई है कि जो मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप उनकी स्टोरेज डिसाइड करेंगे और उन्हें रखने की जगह डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नंबर डी में बोला गया है कि साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेस को गाइड करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एबीसी एनालिसिस और बीईडी एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम की कैटेगरी के आधार पर हम अपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करेंगे और रीऑर्डर लेवल को डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में बोला गया देयर इज अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल। वहां पे आप समय-समय पे उसके ऑडिट करेंगे और ऑडिट में क्या देखेंगे, जो वहां पे मेडिकल सप्लाईज और कंज्यूमेबल आइटम रखे हैं वो सही स्थिति में है या नहीं है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं, किसी भी तरीके की क्षति तो नहीं पहुंची है उनको, टूट तो नहीं गए हैं, या उनकी पैकेजिंग को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करनी होती हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि जो कंज्यूमेबल को लेके बोला गया है उसमें क्या-क्या चीजें फोकस्ड हैं। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में जो फोकस है वो कहा गया है इन दिस कंटेक्स्ट मेडिकेशन सप्लाई एंड कंज्यूमेबल रेफर टू दोज आइटम्स यूज्ड इन पेशेंट केयर एक्सक्लूडिंग मेडिकेशन एंड इम्प्लांट्स। यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम में एक्सक्लूड करा गया है मेडिसिन को और इम्प्लांट्स को। यहाँ पे सिर्फ मेडिकेशन सप्लाईज और कंज्यूमेबल की बात की जाएगी, इन दो आइटम की बात नहीं की जाएगी। देन द प्रोसेस शुड एड्रेस द इशू फॉर वेंडर सिलेक्शन, वेंडर एवेल्युएशन एंड इंडेंटिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आपको वेंडर सिलेक्शन किस तरीके से करना है, आपका वेंडर का एवेल्युएशन कैसे करना है और उसकी इन्वेंट्री को इंडेंट कैसे करना है, इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। जनरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर एंड रिसीप्ट ऑफ गुड्स, इसलिए इस चीज को क्लियरली आपको फोकस करना है अपनी इस एसओपी के अंदर, जहाँ पे कंज्यूमेबल और सप्लाई की हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में जो फोकस किया गया है सेफ मैनर को लेके, वो वहां पे बोला गया है द आइटम्स आर ओपन्ड एंड यूज यूजिंग रेलिवेंट प्रिकॉशन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे बोला गया है जो कंज्यूमेबल आइटम आप ओपन करके यूज करते हैं और उस चीज को लेके स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप प्रिकॉशन फॉलो करें, सेफ्टी फॉलो करें, स्टेबिलिटी फॉलो करें एंड इंटीग्रिटी फॉलो करें। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बोला गया है कि यहाँ पे क्लियरली एनवायरनमेंट को कैसे आप सेफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, तो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स के रिकमेंडेशन को हमें फॉलो करना है और कुछ इंटरनल डिसीजंस लेके हमें प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हमें फोकस करना होता है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट द स्टोरेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर आर एडहेयर टू। सो जो मैन्युफैक्चरर ने हमें गाइडलाइन दी है उस पर हमें हमेशा फोकस करना है। पॉइंट नंबर 2 में हमें बोला गया है दिस इज शैल अप्लाई टू ऑल एरियाज वेयर दीज आर स्टोर्ड इंक्लूडिंग वार्ड्स। हमें फार्मेसी के अलावा अपने वार्ड्स में भी फोकस करना चाहिए कि इसकी स्टोरेज कैसे हो रही है, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इस चीज को लेकर ऑडिट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली फोकस किया गया है कि किसी भी तरीके का लॉस और थेफ्ट मतलब चोरी या गायब होने को लेके भी हमारा क्लियरली प्रोटोकॉल बना होना चाहिए कि कब कब हम इस चीज को लेके चेक करेंगे। तो दे शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस और थेफ्ट। Overall cleanliness of the storage area shall be maintained
एंड हजार्डस मटेरियल आर आइडेंटिफाइड एंड केप्ट सेफली। यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस है कि साफ सफाई को लेके, उसकी स्टोरेज वाले एरिया को लेके, और किसी भी तरीके के हजार्डस आइटम को लेके उसकी आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए और उसकी सेफली उसका स्टोरेज सेपरेट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल की बात की गई थी, मेडिकल स्टोरेज लेके फॉर मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शैल फॉलो और डेमोन्स्ट्रेट एबीसी, बीईडी, एफएसएन एंड लीड टाइम एनालिसिस। तो यहाँ पे 4 चीजों पे फोकस किया गया है। एबीसी मीन्स एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है। देन बीईडी वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। देन एफएसएन फास्ट स्लो मूविंग को लेके हम यहाँ पे फोकस करते हैं। देन आपका फोकस है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट को लेके, इसको बोलते हैं फीफा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्पेसिफिकली इसको लेके हम बोलते हैं कि जो आइटम पहले आएगा स्टॉक में वही पहले बिकेगा। देन लीड टाइम एनालिसिस, लीड टाइम एनालिसिस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें ध्यान देना होता है कि वो दवाई आपका यूज कितना है, उसका कंजम्पशन कैसा है, कितने समय में उसकी सेल हो जा रही है, कितने समय में आप अगर ऑर्डर लगाते हो तो आपको माल की सप्लाई मिलती है। इन सब चीजों को लेके आपको एनालिसिस करनी होती है। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में फोकस किया गया है, देयर इज अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। यहाँ पे फोकस किया गया है कि हमें सारी सप्लाई को हमेशा सुइटेबल स्टोरेज के लेके और सेफ यूजेस को लेके ही करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में क्लियरली बोला गया है, मेडिकल सप्लाई एंड कंज्यूमेबल शैल बी इन अ कंडीशन सुइटेबल फॉर सेफ यूजेस। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है, द कंडीशन ऑफ दीज मटेरियल शैल बी चेक्ड बिफोर डिस्पेंसिंग एंड यूजेस। हमें हमेशा वो आइटम कभी भी डिस्पेंस करने से पहले या यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। देन फॉर एग्जांपल ओपन द पैकेज, डैम कॉटन रोल, फिजिकल डैमेज और अनवांटेड डिस्कलरेशन। अब इस यहाँ पे फोकस किया गया कि जो भी आइटम हम ओपन करके यूज करते हैं उन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे कॉटन का एग्जांपल आप ले सकते हो, आप ओपन ग्लव्स ले सकते हो, क्योंकि एक ग्लव्स के एक पैकेट में 25 आइटम भी होते हैं, 50 आइटम भी होते हैं, कई बार 100 आइटम भी होते हैं। तो अगर वो खुल गया है एक बार तो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान देना है, उसकी इंटीग्रिटी को ध्यान देना है, ठीक है, और उसकी सेफ्टी को ध्यान देना है, उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है। अब ये कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जो कि फार्मेसी को फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला इंडिकेटर आता है मेडिकेशन एरर को लेके, दूसरा इंडिकेटर आता है पेशेंट का एडवर्स ड्रग रिएक्शन को लेके, तीसरा इंडिकेटर आता है नियर मिस को लेके, और चौथा इंडिकेटर आता है स्टॉक आउट को लेके, इमरजेंसी ड्रग्स के, स्पेशली इमरजेंसी ड्रग का स्टॉक आउट। हमें ये 4 इंडिकेटर मिनिमम हमें फॉलो करने होते हैं फार्मेसी में, और इसका डेटा भी हमें समय समय पे एनालाइज करना होता है। इसमें पहले इंडिकेटर में हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेडिकेशन एरर इनटू 100। दूसरे इंडिकेटर में जो न्यूमरेटर है वो है नंबर ऑफ पेशेंट डेवलपिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इन पेशेंट इनटू 100। तीसरे इंडिकेटर में न्यूमरेटर जो है वो नंबर ऑफ नियर मिस रिपोर्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टेड इनटू 100। चौथे इंडिकेटर में न्यूमरेटर कहता है कि नंबर ऑफ स्टॉक आउट ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रग्स लिस्टेड एज इमरजेंसी ड्रग इन फॉर्मुलरी इनटू 100। इन फॉर्मूला के आधार पे आप अपना डेटा कैलकुलेट करते हो, हर महीने के महीने उसे एनालाइज करते हो और फर्दर करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के लिए फोकस करते हैं। So thank you so much.